नमस्कार, न्यूज प्रीव्यू देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट। जम्मू कश्मीर का 1,13,767 करोड़ का बजट किया गया पेश। प्रदेश में खुलेंगे 2 आयुष अस्पताल। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मिलेगा बढ़ावा। 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। डेली वेजरों के नियमितीकरण पर चरणबद्ध कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज केंद्र शासित प्रदेश का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,13,767 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। इसमें प्रदेश की वित्तीय मजबूती और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कुल शुद्ध बजट अनुमान है और जिसमें ओवरड्राफ्ट की प्रावधान राशि शामिल नहीं है। बजट के अनुसार 80,640 करोड़ राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 33,127 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर से यह संकेत मिलता है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, नई परियोजनाओं और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश के दौरान जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश में 2 आयुष अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जहां आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी जैसे पारंपरिक पद्धतियों के तहत उपचार उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना और एलोपैथिक अस्पतालों पर बोझ कम करना है। मुख्यमंत्री ने स्टेट रोड कॉर्पोरेशन को मजबूत करने पर भी जोर दिया। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 200 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गठित कैबिनेट समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। बजट पेश किया गया है। उमर सरकार ने दूसरा बजट पेश किया। इस पर चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर भारत भूषण, विधायक हैं कठुआ से। उन्हीं से चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि किस तरह से पूरे बजट को देखा जा रहा है और भाजपा क्या समझती है कि यह वाकई ही आम जनता को राहत देने वाला बजट है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। और मैं यही आपसे समझूंगा इस बजट को लेकर कि क्या वाकई आम जनता को सहूलियत है इस बजट से या नहीं, और इसको भाजपा किस तरह से देखती है। आपका बहुत शुक्रिया। और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपना सेकंड बजट पेश किया जम्मू असेंबली में। तो ओवरऑल जो बजट का देखा जाए, डिस्पाइट टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक रिकॉर्ड कलेक्शन होने के बावजूद ये कोई इतना पीपल फ्रेंडली बजट नहीं है, जो गरीब लोगों को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया बजट है। देखो, एम्प्लॉयमेंट का आप देख लें कि तकरीबन 30,000 पोस्टें खाली हैं, उसमें तकरीबन 3,000 के करीब गेस्टेड और बाकी नॉन गेस्टेड पोस्टें। ये सारी पोस्टें 1 साल पहले भी थीं और इनको भरा जाना चाहिए था टाइम बाउंड मैनर में। ये भी एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में कहा था, तो वो भी तकरीबन को 7,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जैसे पहले चलता था सिस्टम वैसे ही है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेके भी जो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन उनको जो जितने अभी 30-35 हज़ार जो पोस्टें थी वो तो फिल हो जानी चाहिए थी 1-1.5 साल में, वो भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक हाफ हार्टेड अप्रोच रही उसके मतलब। दूसरा एक अहम इशू था कि जो हमारे डेली रेटेड वर्कर्स हैं, बिल्कुल 2015-16 में बिल्कुल उसका एक रोड मैप बनाया गया था कि इतने लोगों को फेज्ड मैनर में करेंगे। और फिर गवर्नमेंट ने लास्ट बजट सेशन में कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और 6 महीने कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज 1.5 साल हो गया, उसके बाद भी आज गवर्नमेंट कह रही है कि हम टाइम बाउंड मैनर में उसको देखेंगे, कमेटी की रिपोर्ट को, उनको जो इनकी रिकमेंडेशन है उनको स्टडी करके फिर उसका करेंगे। तो कहीं ना कहीं डेली रेटेड वर्कर के साथ भी धोखा है। जो हमारे लेफ्ट आउट NOIC वॉलंटियर्स हैं, या डेली रेटेड वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, उनके साथ भी धोखा है। इसी तरह आशा और जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी देर से शोर डाल रहे हैं कि हमारा जो हॉनरेरियम बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें हॉनरेरियम हमसे ज़्यादा है। तो ये कह रहे थे कि कम से कम उनके बराबर हमारा भी हॉनरेरियम बढ़ाया जाए। तो ये भी उनके साथ भी धोखा है, उनका भी हॉनरेरियम नहीं बढ़ाया गया। सिर्फ उनकी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको सर्विसेज को अप्रिशिएट करते हैं। तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और जो चाइल्ड और मैटरनिटी हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स उनको इम्प्लीमेंट करती हैं, लेकिन उनको बड़े कम हॉनरेरियम दिया जाता है। उनको हॉनरेरियम बढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं कहीं बढ़ा, उसमें भी हमें निराशा मिली। उसके साथ साथ हमारा जो
आप आगे आगे बढ़िएगा, मैं एक जी सवाल आपसे कर लेता हूँ, उसके बाद आप दोबारा आगे बढ़ जाइएगा, जो आपके जी मुख्य बातें हैं वो रखेगा। जिस तरह बात हम डेली वेजेस की कर रहे थे, तो 6 महीने के अंदर कहा गया था कि कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी इनके लिए, पर जी 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्या बिल्कुल। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर विफल है या कोशिश जारी है? देखिए ऐसा है कि ये हमारे जो सीनियर नेता हैं श्यामलाल शर्मा जी, वो भी पिछली मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर थे इसमें पीएचई के। तो उन्होंने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि एक रोड मैप बनाया गया था कि 75,000 के करीब जो लोग थे उनका किस तरीके से उनको फेज्ड मैनर में रेगुलाइज करना है। तो वो गवर्नमेंट के पास आगे पड़ा हुआ था सारा मसौदा। अगर गवर्नमेंट की मंशा होती तो पिछले सेशन में ही उसको कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सहारा ढूंढा, उसको डेफर किया और एक कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसने दोबारा उस चीज़ को दोबारा से शुरू से स्टडी किया। और कमेटी की रिकमेंडेशन आने के बाद भी आज गवर्नमेंट कह रही है कि उसको फेज मैनर में एग्जामिन करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की उसमें मंशा क्लियर नहीं है डेलीगेटेड वर्कर्स को लेके। अच्छा ठीक है, एक बात और समझेंगे आपसे कि जिस तरह से कल भी मुख्यमंत्री साफ तौर पर विधानसभा में कहते हुए नजर आए, 3370 का जिक्र उन्होंने साफ तौर पर वहां पर खड़े हुए किया था। इन सब चीजों को भाजपा किस तरह से देखती है? और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकातें भी हुई उमर अब्दुल्ला की, पर फिर भी जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर बजट को लेकर 1 साल के अंदर पूरे अंदर, ये क्या दर्शाता है? देखिए, जो चीफ मिनिस्टर साहब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पूरा कोऑपरेट कर रही है और उन्होंने आज बजट स्पीच में भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन उनकी सपोर्ट के बावजूद भी जो पब्लिक फ्रेंडली, जो पीपल फ्रेंडली जो पॉलिसीज और प्रोग्राम उनको लाना चाहिए था इस बजट पे, वो नहीं लाया। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा लिबरल फंडिंग कर रही है तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक पीछे हाथ करना, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसका कोई जवाब समझ नहीं आ रहा है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, राजस्व व्यय के लिए 33,127 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं और पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया गया है। क्या वाकई में ये सही है? भाजपा क्या समझती है इस पे? उन्होंने कहा कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। वो सेंट्रल मिनिस्ट्री कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसके तहत ये 2 नए सेंटर बनाए जाएंगे, उसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो 5 मेडिकल कॉलेज 2019 में बने थे, जैसे कठुआ मेडिकल कॉलेज है, उधमपुर मेडिकल कॉलेज है, डोडा मेडिकल कॉलेज है, रजौरी मेडिकल कॉलेज है, हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज है, बारामूला मेडिकल कॉलेज है, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज है। इन मेडिकल कॉलेज में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का आज तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ कमी है। अब मैं कठुआ मेडिकल कॉलेज की बात करूँगा, वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट की सारी पोस्टें खाली हैं, चाहे कार्डियोलॉजी हो, न्यूनेटोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, न्यूरोसर्जन की पोस्टें हो, सारे खाली है। कोई वहाँ उनकी क्रिएशन नहीं की गई है, लिहाजा वो आज भी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरह ही काम कर रहा है। और रेफरल का जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से, इनको इसलिए कंसीव किया गया था मेडिकल कॉलेजों की, रेफरल जो सिस्टम है मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर में, उन पे प्रेशर कम पड़े और जो पेरिफेरी के हॉस्पिटल हैं वहाँ उनको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया गया था कि लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सर्विसेज मुहैया हों। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की लैकिंग है। और जो फैकल्टी की पोजीशन है, मैं कठुआ की बात करूँगा, वहाँ भी 35% जो पोस्टें खाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और जो सपोर्टिंग स्टाफ है पैरामेडिक्स की। तो लिहाजा कहीं ना कहीं वो मेडिकल कॉलेज फंक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सर्विस देनी चाहिए, मेडिकेयर इंप्रूव होना चाहिए, वो नहीं आ रहा नज़र। अच्छा ठीक है, जिस तरह से ये दूसरा बजट था उमर सरकार का, जो वादे मैनिफेस्टो के अंदर किए गए थे, तो क्या लगता है कि आम जनता तक, ज़मीनी सतह तक ये चीज़ें पहुंची हैं? इस बजट को देखकर आपको क्या लगता है कि आने वाला समय जो है वो क्या आम जनता के हक में होगा? इन्होंने कहा था कि हम 3,000 रुपये पेंशन करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत। वो इन्होंने लास्ट बजट में उसको एक पार्शियली इंक्रीज़ किया था, 1,000 से 1,250 किया था, और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका 1,500 किया था। आज के बजट में इन्होंने कहा कि बाकियों का कुछ नहीं बढ़ाया, लेकिन जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका 25% इंक्रीज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी 3,000 नहीं हो पाया, चाहे वो 80 साल से ऊपर है या नीचे के लोग हैं। तो ये हमारे 7-7.5 लाख के करीब जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल जिनका कोई सहारा नहीं है, और मुझे लगता है हर साल 20-22 तारीख के बाद उनको हमेशा उम्मीद रहती है कि हमारी कब पहली आएगी और हम कब वो पैसा मिलेगा। अगर उनको 700-800 या 1,000 रुपया बढ़ जाता, 3,000 रुपया सभी को यूनिफॉर्म कर देते, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी राहत मिलनी थी गरीब लोगों को, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको आजकल जो बच्चे भी कई निगलेक्ट कर रहे हैं ओल्ड पेरेंट्स को। तो वो एक मैं कहता हूँ उस पर गवर्नमेंट पे इतना खसारा भी नहीं पड़ेगा बजट का, उस पर इतना रिसोर्स नहीं लगने थे, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसमें भी लैकिंग है। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा पे डिस्पैरिटीज़ है, जिस तरह पुलिस में है, पुलिस में इन्होंने क्या किया था कि एक जो
16-17 में लोग लगे हैं और जो 2020 में लगे हैं वो बराबर ही सैलरी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद में इन्होंने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कर दिया, लेकिन 2020 के बाद वो भी ख़त्म कर दी कंडीशन। अभी 2020 वाला 2016 वाला सेम सैलरी ले रहा है। तो पे एनोमलीज के लिए हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो कठिन हालात में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मिलिटेंसी से लड़ रहे हैं, मजबूती कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान, लेकिन उनकी भी पेड डिस्पैरिटी इन्होंने रिमूव करनी चाहिए थी, वो भी नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बड़ा निराशाजनक बजट है। इसी तरह पावर सेक्टर में हालांकि रेवेन्यू इनका 16% इंक्रीज़ हुआ और मीटरिंग भी 9% के करीब इन्होंने मीटरिंग करने के साथ 9% इनके जो ANT लॉसेस हैं वो कम हुए, लेकिन उसके साथ साथ देख रहे हैं कि कटेलमेंट बिजली की जो कटौती है, आज कठुआ में 9-9 10-10 घंटे बिजली बंद रहती है और रूरल एरिया में और ज़्यादा पोजीशन ख़राब है। इसी तरह जम्मू में जब बाकी एरियाज़ में भी कटेलमेंट बहुत ज़्यादा है, अनशेड्यूल्ड कट्स हैं और जो बिजली के बिल हैं गरीब लोगों के, वो पहले जब 300 या 400 रुपये आता था, मीटरिंग के बाद 13-13, 14-1400 रुपये आ रहा है, जबकि ये कहा गया था कि मीटरिंग के बाद एक स्ट्रीमलाइन होगा सिस्टम। तो कहीं ना कहीं वो भी लोगों के साथ धोखा है और इस बजट से वो भी उम्मीद थी कि उसको एड्रेस करेगी गवर्नमेंट, वो भी नहीं कर पाई। अच्छा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं जो है इस बजट के अंदर की गई हैं। तो ये दूसरा बजट, मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछला बजट भी पेश किया गया तो वो कितना सही था और कितना वो पूरी तरह से बजट जो था वो इंप्लीमेंट किया गया, और आज ये दूसरा बजट क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये प्रॉपर तरीके से आम जनता के लिए सहूलियत ला पाएगा? देखिए, ऐसा इन्होंने ई बसें जो लाई हैं वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव था और उसमें काफ़ी लोगों को राहत भी मिली है। हमारा जम्मू के रूरल एरियाज़ में गाड़ियाँ जम्मू से जा रही हैं, जम्मू से कठुआ तक जा रही हैं, लेकिन अभी भी जो पेरिफेरी के एरिया हैं जिस तरह कठुआ है, रजौरी है, पुंछ है, डोडा है, वहाँ इस तरीके की बसेज इंट्रोड्यूस नहीं की डिस्पाइट हमारे रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद। और सिर्फ जम्मू के इर्द गिर्द ही वो उन बसों, जैसे श्रीनगर के इर्द गिर्द ही वो बसों का रखा है इन्होंने। अभी ये 200 बसेज और प्रोक्योर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जो अनकवर्ड एरिया है वहाँ कवर करेंगे ताकि इस चीज़ का उन लोगों को फ़ायदा मिले और हमारा जो पेट्रोल की कंजप्शन कम होगी, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ पेट्रोल और डीजल है, और कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली जो अप्रोच रखी है, इसको मैं पार्शली इसको मानता हूँ कि अच्छा कदम है। ठीक है, साफ तौर पर जिस तरह ये एक बजट आज तो पेश किया गया और हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में डॉक्टर भारत भूषण जो कि विधायक हैं कठुआ से, उनसे चर्चा हमारी ये चल रही है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। Supported us through special assistance, for which we are grateful. My government actively engaged with the central government to resolve our fiscal issues. I met with the Union Home Minister